नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज की सबसे बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आपको बताएंगे कि भूमिहार के जिस बयान को लेकर अशोक चौधरी के नाम पर विवाद खड़ा है, विवाद क्या उतना ही भर है और क्या ये आज का अभी का विवाद है। दरअसल 4 दशक से अधिक का अनुभव रखने वाला कोई नेता अगर कुछ कहता है तो वो यूं ही नहीं कह जाता, उसके पीछे कोई सोच होती है, कोई समझ होती है और कोई रणनीति भी होती है। अशोक चौधरी ने भूमिहारों को आक्रोशित करने वाला बयान क्यों दिया, जिस तरह से हंगामा खड़ा है, ये आपको हम बताएंगे। क्या अशोक चौधरी घर वापसी करने की तैयारी कर चुके हैं, जिसके कारण संगठन में नाराजगी की संभावना को देखते हुए बयान दिया गया, ये आपको बताएंगे। क्या अशोक चौधरी अब जेडीयू से पाला बदलने वाले हैं, ये आपको बताएंगे और साथ ही आपको उस बात का खुलासा करने वाला सबूत भी दिखाएंगे कि आखिर जेडीयू ने क्या अशोक चौधरी के पर कतरने का फैसला कर लिया है। क्या नीतीश कुमार को अशोक चौधरी के मंशा का आभास हो गया था और उन्होंने उन्हें साइडलाइन करने की तैयारी पहले से कर रखी थी, और क्या अशोक चौधरी को नीतीश कुमार के इन प्रयासों की जानकारी लग गई, जिसके कारण वो जेडीयू को नुकसान पहुंचाने वाला ये बयान दे रहे हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और कुछ सवालों का जवाब कुछ तथ्यों के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ ब्यूरो हेड नीलकमल जी जुड़ेंगे और सहयोगी आशुतोष जुड़ेंगे। उन तथ्यों को आपके सामने रखेंगे जिनके हवाले से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों का हम जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और सियासी गलियारे में बेगाने तो बेगाने, विरोधी तो विरोधी, अपने भी आज के समय में अशोक चौधरी से किनारा करते दिख रहे हैं। उनके खिलाफ बयान देने से परहेज करते नहीं दिख रहे हैं जेडीयू के नेता। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? चलिए पहले नीलकमल जी से जो सवाल सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बने हुए हैं। 4 दशक का राजनीतिक अनुभव, और राजनीति में पत्ता भी खड़कता है तो उसके पीछे पेड़ में कुछ हलचल होती है, जड़ों तक उसकी खबर होती है। आपके पास क्या खबर आ रही है सियासी गलियारे में, पर्दे के पीछे क्या चर्चा चल रही है अशोक चौधरी को लेकर, वो जानना चाहेंगे। क्योंकि भूमिहार के बयान को लेकर जो बवाल मचा है वो तो पूरी दुनिया देख रही है, हम पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं। दीपक, सबसे पहले बात तो यह समझिए कि जो आपने कहा कि 4 दशक का उनका पॉलिटिकल कैरियर है, तो जब 40 साल का पॉलिटिकल कैरियर है तो वो कोई बचकानी बात ऐसे ही नहीं कह देता है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है, जो हमें सूत्र से जानकारी मिली है कि कांग्रेस जो है अपने पुराने जो कैडर वोटर थे उनको इकट्ठा करना चाहती है। पहले उनके जो कोर वोटर में भूमिहार जाति के लोग आते थे, ब्राह्मण जाति के लोग आते थे, मुसलमान आते थे और दलितों को भी जोड़ा था उन्होंने, कांग्रेसी ने। अब जो है जब कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी तो सारे वोटर जो है बाकी पार्टियों में बट गए। तो अब कांग्रेस इस स्थिति में चल रही है कि सारे जो कोर वोटर हैं उनको इकट्ठा किया जाए, पुराने नेताओं का सहयोग लिया जाए। तो चूंकि कांग्रेस जी, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। उत्तर प्रदेश में तो ये खुला किताब है कि सवर्ण वोटर कांग्रेस के साथ हुआ करते थे बीजेपी के साथ जाने से पहले। क्या बिहार में भी वो जो पुरानी स्थिति है कांग्रेस उसमें संभावना तलाश रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये समीकरण सेट करने का लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा हुआ है। बिल्कुल, बिहार में भी यही है, भूमिहार ब्राह्मण को साथ में लेके आओ, दलित उनके साथ रहेंगे और मुसलमान उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था, दरअसल उसको कहा जा सकता है मुसलमान जोड़ो यात्रा उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के पहले निकाला, और अभी भी जो यात्रा निकालने जा रहे हैं उसमें भी बेसिकली उनका है मुसलमान को और इंटैक्ट करके उसको जोड़ना। चूँकि कोर वोटर रहे हैं शुरू से कांग्रेस से, भूमिहार ब्राह्मण भी जो है वो कोर वोटर रहे थे कांग्रेस के, तो उसको इकट्ठा करना है। और कांग्रेस ये जानती है कि जब ये उनके कोर वोटर साथ में जुड़ गए और दलितों को भी हम साथ में जोड़ लिए, क्योंकि दलित पर अभी क्या है कि बीजेपी काफ़ी फोकस कर रही है, दलित वोटर जो है वो बीजेपी की तरफ आकर्षित भी है। जेडीयू भी दलित महादलित करके कुछ वोट जो है दलितों का अपनी तरफ खींच चुकी है। तो अब दलितों को अपनी तरफ ओर मोड़ने के लिए वो अशोक चौधरी का एक सहारा ले सकते हैं। यही कारण है कि अशोक चौधरी भूमिहारों को लेकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं। और आप देखिएगा कि जब 2015 का जो चुनाव हुआ था तो लालू प्रसाद यादव ने अनंत सिंह को लेकर के बाढ़ में जो घटना घटी थी उसको लेकर क्या बयान दिया था भूमिहारों को लेकर के, उसके बाद लालू यादव को कितना फायदा हुआ था।
यही स्थिति जो अशोक चौधरी ने जो जहानाबाद में कहा है भूमियारों को लेकर के, खुद उनके पार्टी के जो भूमियार नेता हैं या पार्टी के अंदर ही उनका विरोध हो रहा है। तो 40 साल का जिनका कैरियर है वो इस तरह की बात कह सकते हैं, ये सोचना भी गलत है। कोई ना कोई एक सोची समझी रणनीति के तहत यह बात कही गई है और आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिरकार इस रणनीति के पीछे कौन था। लेकिन जो हमें सूत्र से जानकारी मिल रही है कि उनकी घर वापसी हो सकती है, यानी कांग्रेस से आए थे कांग्रेस में वापस जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश में लगी है बिहार में। और जहानाबाद में उन्होंने ये बयान दिया है और जहानाबाद में जो भूमियार के नेता कहे जाते हैं वो अशोक चौधरी को ये याद दिला रहे हैं कि आपके पिताजी भूमियारों की बदौलत जीतते आए थे। तो पुराना रिश्ता तो पता चल रहा है। बिल्कुल पुराना रिश्ता भी पता चल रहा है, लेकिन जो पॉलिटिक्स होता है वो पुरानी बातों को नहीं देखता है। वो नए समीकरण किस तरह से बनते हैं, क्योंकि 2014 के बाद से देश का जो पॉलिटिकल एंगल है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है, वो पूरी तरह से बदल चुका है। पहले था कि ये एक कास्ट बेसिस पे हम लेकर चलते थे, तो वो एक जात विशेष जो है उस पार्टी के साथ जुड़ जाता था। लेकिन 2014 के बाद देश की राजनीति बदल गई है, राजनीति करने का तरीका बदल गया है। सोशल मीडिया के जरिए जो लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं, इसलिए जातियों को इंटैक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। तो इस तरह के बयान से जाति के अंदर जो है वो एक भावना भड़कती है, तो भावना जब भड़कती है तो वो एक साइड जाता है। तो यही शायद प्रयास होगा, और हम बार बार बोल रहे हैं कि हमें जो सूत्र से जानकारी मिली है इनकी घर वापसी हो सकती है। शायद यही वजह हो कि उन्होंने वो इशारा कर रहे हैं कि वो जो किक मारने पर कभी कभी बैक किक मार देता है, अशोक चौधरी ने शायद यहां वो फॉर्मूला अपना लिया है। जगदीश शर्मा जहानाबाद के हैं, भूमियार नेता माने जाते हैं, वो इस बात को लेकर खुलेआम कह रहे हैं, चेतावनी देते हुए कह रहे हैं, हालांकि वो एनडीए खेमे के ही नेता हैं, वो कह रहे हैं कि इससे जेडीयू को नुकसान होगा, इससे बीजेपी को नुकसान होगा। और जो हमारे सहयोगी नीलकमल इशारा कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जुड़ता बात दिख रहा है। हमारे सहयोगी आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछड़ों के नेता अशोक चौधरी के लिए आमंत्रण पत्र में जगह तक नहीं है। किस चीज का आमंत्रण पत्र है वो हमारे सहयोगी आशुतोष बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों ये खबर इतनी चुभने वाली है और क्यों जो हम संभावनाएं देख रहे हैं उन संभावनाओं से ये खबर जुड़ती दिख रही है। क्या है आमंत्रण पत्र में आशुतोष? नहीं, बिल्कुल, और एक मिलन समारोह होने जा रहा है, बहुत बड़ा मिलन समारोह होने जा रहा है जेडीयू में। श्याम रजक जो दलितों के नेता माने जाते हैं, एक चेहरा हैं, वो जेडीयू फिर से वापस हो रहे हैं। आरजेडी के बाद वो जेडीयू से जुड़ने जा रहे हैं। ये तो क्लियर है, पुरानी खबर हमने दर्शकों को बता दी। आप क्या लेकर आए हैं? श्याम रजक दलित चेहरा है, और सबसे खास बात यह है कि जब भी कोई पार्टी कोई चेहरा लेकर आती है तो कहीं ना कहीं संगठन में कुछ हलचल होती है, कुछ फेरबदल होता है। ये माना जा रहा है कि अशोक चौधरी का जो इंसिडेंट है, आप देखेंगे कि श्याम रजक आरजेडी छोड़े हुए अच्छा खासा दिन हो चुका था, कुछ चर्चा थी नहीं। गुरुवार को अशोक चौधरी का स्टेटमेंट आता है जहानाबाद से, और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है, आनन फानन में ज्वाइनिंग की तारीख तय होती है, और कल रात में पटना में पोस्टर लग जाता है कि श्याम रजक ज्वाइन करेंगे। कितना सीक्वेंस चल रहा है देखिए। बयान आया, उसके बाद ये तय हुआ कि श्याम रजक ज्वाइन करेंगे, और कल पोस्टर लग जाता है। आज देखिए पूरे पटने में पोस्टर लगा हुआ है, श्याम रजक ज्वाइन करेंगे। अब सबसे बड़ी जो उलझन की बात यह है अशोक चौधरी जी के लिए, जेडीयू में अभी तक जो दलित बड़ा चेहरा नज़र आता था वो अशोक चौधरी का नज़र आता था। रत्नेश सदा मंत्री जरूर थे, लेकिन आपको याद होगा भीम संवाद किया था अशोक चौधरी ने, और उसकी तारीफ भी हुई थी, वाहवाही भी मिली थी, नीतीश कुमार ने वाहवाही दी थी। तो नीतीश कुमार के करीबी भी हैं, पॉपुलर मीडिया में चेहरा भी बिल्कुल बहुत करीबी हैं, बहुत करीबी हैं। और मुझे भी हैरानी हुई कि जब, स्वाभाविक है, जब कोई बड़ा नेता आ रहा है, आमतौर पर आप किसी भी मिलन समारोह की तस्वीर आप देखिए, उसमें अशोक चौधरी जरूर हुआ करते थे। और कोई भी विजय चौधरी के साथ हो, संजय झा के साथ हो, अशोक चौधरी एक प्रोमिनेंट लीडर थे। कोई भी मिलन समारोह हो उसमें वो मौजूद रहते थे, कोई भी कार्यक्रम हो। अब इतना बड़ा मिलन समारोह हो रहा है और पार्टी की तरफ से आमंत्रण पत्र भेजा गया है। आमंत्रण पत्र में ये दिया गया है कि 1 सितंबर 2024 को 1:15 पर पार्टी प्रदेश कार्यालय में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। और इस आमंत्रण पत्र में ये भी कहा गया है कि इसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह माननीय सांसद श्री संजय कुमार झा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा,
माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री रत्नेश सदा, आप समझिए रत्नेश सदा को निमंत्रण है, और माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार। बस खत्म नाम। अब अंदाजा आप लगाइए कि रत्नेश सदा भी दलित समाज से आते हैं, उन्हें निमंत्रण दिया गया। सुनील कुमार को भी निमंत्रण है। विजय चौधरी, इवन विजय चौधरी का नाम लिखा है। विजेंद्र यादव जल्दी किसी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, लेकिन विजेंद्र यादव का यहाँ नाम मेंशन किया हुआ है। और संजय कुमार झा खुद मौजूद रहेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। अब अंदाजा लगाइए कि इन तमाम नामों में अशोक चौधरी का नाम नहीं है। ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात लग रही है। हालांकि सियासत में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो सिंबॉलिक होती हैं। वो सिंबल के ज़रिए आप समझ सकते हैं, उसके लिए किसी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आपका बॉडी लैंग्वेज बदल गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर अशोक चौधरी ये कह रहे हैं कि मैं कुछ और कार्यक्रमों में, पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त था, तो उसके बाद आप ये डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं कि बीते 3-4 दिनों में जो हलचल हुई है। नहीं हो सकता है, जैसे अगर आप उनसे पूछेंगे तो हो सकता है कहेंगे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, लेकिन बिल्कुल सही है, कार्यक्रम हो सकता है, कहीं जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राजधानी का कार्यक्रम, लेकिन उसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मौजूद हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव जो साधारण कोई कार्यक्रम में जाते नहीं हैं, विजेंद्र बाबू खुद वहाँ मौजूद रहेंगे। विजय कुमार चौधरी जो नीतीश कुमार के बाद माने जाते हैं कि वही सबसे बड़े नेता हैं, तो विजय कुमार चौधरी उस कार्यक्रम में है। इवन कि रत्नेश सदा को भी बुला लिया गया है, दलित के रूप में आप वहाँ पर मौजूद रहिए, आप समाज के नेता। और सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं, वो भी किसी कार्यक्रम में नज़र नहीं आते हैं, लेकिन वो भी कल मौजूद रहेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भाई अशोक चौधरी जी को क्यों साइड कर दिया गया, या तो वो खुद अलग हो गए इस कार्यक्रम से, और क्यों ऐसी नौबत आई। आप ज़रा समझिए कि चर्चा ये भी है कि क्या रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है, क्या एक दलित चेहरा को हटाकर उसके जगह दूसरा दलित चेहरा लाया जा रहा है। एक म्यान में दो तलवार, कहीं इशारा आपका ये तो नहीं। बिल्कुल ऐसी घटनाएं होती हैं, और मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं, और जो चीज़ें बता रही हैं, जो सारी आप सीरीज़, मैंने कहा कि आप गुरुवार की बात देखिए, उसके बाद कल से पोस्टर लगने शुरू हो गए, और आज आमंत्रण पत्र आ गया है, और इस आमंत्रण पत्र में अशोक चौधरी जी का नाम नहीं। क्या वजह रही कि श्याम रजक ज्वाइन कर रहे थे और आप वहाँ पर नहीं थे। ये हम लोगों ने कहा है कि पहले भी हो सकता है उनका कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो, ऐसा बयान आ सकता है, लेकिन ये साधारण घटनाक्रम नहीं है। इसको आप साधारण घटनाक्रम नहीं मान सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संकेत ज़रूर मिल रहे हैं, और ख़ास तौर से अब ये जो जहानाबाद वाली घटना हुई है, ये तो काफ़ी इसने तूल पकड़ लिया है मामले को लेकर के, क्योंकि पार्टी में खुद भूमिहार बड़े नेता, आपको याद होगा एक समय जब ललन सिंह के साथ उनकी अदावत हो गई थी, टक्कर हो गई थी। हालांकि ये बहुत अच्छी बात रही कि बाद में उन्होंने कम बैक किया, भीम संवाद किया, और भीम संवाद में खुद ललन सिंह को उन्होंने बुलाया। नीतीश कुमार के कहने पर ललन सिंह वहाँ पर गए, कार्यक्रम सफल रहा। उसके बाद ये माना गया कि मामला पैचअप हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंगारी सुलगती रहती है, अंगीठी भले ही ठंडी हो जाए, लेकिन आग कहीं ना कहीं होती है। और मुझे लगता है जहानाबाद का जो कार्यक्रम था, जहानाबाद में जो स्टेटमेंट हुआ, ये कहीं ना कहीं बड़ा स्टेटमेंट हो गया। और श्याम, इसे स्टेटमेंट कहें या एक बहाना कहें, जिसे तलाशा जा रहा था और मौका मिला, उन्होंने बहाना भुना लिया। अब अगर संगठन कार्रवाई भी करती है कि आप एक समाज में वैमनस्य फैलाने को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो शहादत वाला सियासी खेल भी खेल सकते हैं। एक चीज़ आप समझिए कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में डायरेक्ट कार्रवाई नहीं होती है। कोई भी पार्टी आप लेंगे, आप कहीं भी डायरेक्ट कार्रवाई से लोग परहेज़ करते हैं, क्योंकि उसका असर बहुत दूर तक जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, साइड किया जाता है। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ होगा नहीं तो आप खुद ही घर चले जाएं। हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर मैंने बताई, और इसी तरह से घटनाएं होती हैं। आपको साइड कर दिया जाएगा, आपको किनारे कर दिया जाएगा, आपके काम में कटौती की जाएगी। महेश्वर हजारी के साथ क्या हुआ? महेश्वर हजारी ने अपने बेटे को चुनाव लड़वा दिया पार्टी के अगेंस्ट जाकर, और नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं समय आने पर मैं पूछूंगा। तो ठीक है, वो मंत्री हैं तो वो सिर्फ सिंबॉलिक मंत्री हैं, कोई काम उनसे संगठन का ना तो कोई काम करवाया जा रहा है, और न ही विभाग से जुड़ी हुई कोई जानकारी। कद के अनुसार एक पद दे दिया गया है, और उसके बाद सब लोग उनसे दूरी बना। तो फैसला आपको करना है, आपको साइड कर दिया जाएगा, फैसला आपको करना है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्या जो अटकलें चल रही हैं
उसको अशोक चौधरी जी खारिज कर दें कि नहीं ये अटकलें गलत है। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो भविष्य के सियासी संकेत जरूर दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। और उस पर क्या कहेंगे जो हमारे सहयोगी नीलकमल कह रहे हैं कि उनके सूत्र ये बता रहे हैं कि चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस का आला नेतृत्व अपने पुराने नेताओं से संपर्क साध रहा है। आपको याद, आप इसमें डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं? आप एक चीज़ आप देखिएगा, अशोक चौधरी ऐसे शख्सियत हैं, ऐसे नेता हैं, किसी से संबंध जल्दी खराब करते नहीं हैं। बीच में नीतीश कुमार की वजह से राबड़ी देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी हुई थी, लेकिन उसके बाद सियासत समीकरण बदल गया और फिर बाद में जाकर के खुद अशोक चौधरी ने मुलाकात की तेजस्वी यादव से। तो इन चीज़ों को भली भांति समझते हैं अशोक चौधरी। और आप अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो कभी भी राहुल गांधी के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक आपने टिप्पणी नहीं सुनी होगी, सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं सुनी होगी। तो ये माहिर पॉलिटिशियनों की ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। अब जैसे नीतीश कुमार को आप ले लें, नीतीश कुमार कभी भी किसी भी नेता के खिलाफ जल्दी मतलब एग्रेसिव बयान नहीं देते हैं, कभी नहीं। एक दो दफ़ा नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनका बयान जरूर आया, लेकिन उसके बाद नहीं आया। तो ये पॉलिसी होती है कि किसी भी नेता से संबंध की उतनी गुंजाइश जरूर रहनी चाहिए, रिश्ते उतने ख़राब नहीं होने चाहिए कि आप कम बैक नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सियासत है, बहुत कुछ उठापटक चल सकता है। अगर यहाँ रिश्ते खराब हुए, वहाँ अच्छे हैं, वहाँ मनपसंद पोस्टिंग मिल जाएगी तो सब चीज़ चलेगा। अशोक चौधरी कांग्रेस क्यों छोड़े थे ये भी समझ लीजिए। अशोक चौधरी चाहते थे, चूँकि अशोक चौधरी के आने के बाद 27 विधायक जीत कर आए थे और अशोक चौधरी चाहते थे कि आगे भी उन्हें अध्यक्ष के रूप में उनका टर्म पूरा करने दिया जाए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान तैयार नहीं था। और अशोक व्यक्ति एक पद वाले समस्या हो गई थी उनके साथ। नहीं, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो चाहते थे कि कंटिन्यू करें वो, और कांग्रेस आलाकमान इसके लिए तैयार नहीं था, नया अध्यक्ष चाहिए था, तब अशोक चौधरी ने फैसला लिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर संभावनाएं बनती हैं तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी जो वर्तमान में तस्वीरें दिख रही हैं कि अभी जेडीयू में ही अभी अशोक चौधरी के लिए खींच तान की स्थिति दिख सकती है। पार्टी के ही नेता जहानाबाद मामले पर पार्टी के ही नेता मुखर होकर बोल रहे हैं। इसके अलावा श्याम रजक की एंट्री होने जा रही है। अब श्याम रजक की क्या भूमिका होगी वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो नीतीश कुमार भी बहुत ही माहिर पॉलिटिशियन है, वो इतनी आसानी से सबको, ये ठीक है आप पर भरोसा दिखा रहे हैं, आप गुड फेथ में हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब किस बात का उनको बुरा लग जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और खुद अशोक चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि नीतीश कुमार का कोई करीबी होने का दावा करता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने हिसाब से सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं। कोई बहुत ज़्यादा करीब है ऐसा कोई नहीं कह सकता। आरसीपी सिंह उदाहरण है इस बात के, और बहुत सारे नेता उदाहरण हैं, नरेंद्र सिंह, विशन पटेल, सब लोग अलग होते गए, अलग अलग कहानियाँ बनती गईं। तो इसलिए ये फ़िलहाल अभी जो वर्तमान सिनेरियो है वो वर्तमान सिनेरियो है कि अशोक चौधरी के लिए चुनौतियाँ जरूर बढ़ेंगी। ललन सिंह आपको याद होगा, वो भी मन में खुन्नस, कहीं ना कहीं अंदर में पीड़ा तो ज़रूर होगी, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ बातचीत हुई थी, अशोक चौधरी का हॉट टॉक हुआ था, और उसके बाद अब ये इंसिडेंट हुआ है, अब उसके बाद श्याम रजक की एंट्री हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जेडीयू में इतना सहज नहीं रहने वाला है। अब देखते हैं किस तरह से तस्वीरें बदलती नजर आती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष और नीलकमल आपका भी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो सियासी संभावनाओं पर हम बात कर रहे थे। बिहार में क्या चेहरा बदल सकता है? क्या जेडीयू में पिछड़ों का नेता कहलाने वाले अशोक चौधरी को रिप्लेस किया जा सकता है? क्या अशोक चौधरी कोई अपने लिए और सियासी संभावनाएं तलाश रहे हैं? क्या जेडीयू में उन्हें अपना भविष्य उतना सुरक्षित, या और फिर सिर्फ अपना ही क्यों कहें, आगे की वो जो कोशिश कर रहे हैं सियासत में अपनी धाक जमाने की, वो संभावना मौजूद रहते हुए पार्टी में नहीं देख पा रहे हैं? कई सवाल हैं जिस पर हमने बात की है। आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात जरूर हमारे साथ साझा करें कि क्या अशोक चौधरी भविष्य के लिए कुछ संभावनाएं तलाश रहे हैं और उन संभावनाओं के मद्देनजर इस तरह के बयान देकर कुछ और वो प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि एक आमंत्रण पत्र से अशोक चौधरी का नाम हटाया गया है या फिर उन्हें शामिल ही नहीं किया गया है। दोनों के कई मायने हैं, क्योंकि एक पिछड़े तबके के प्रभावशाली चेहरे को अगर संगठन में जोड़ा जा रहा है तो संगठन के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस समाज के कितने नेता उस मंच पर एक साथ दिखते हैं, ताकि उस समाज के वोट
वो बटोरने में कामयाब रहें। तो तमाम चीजें सामने आई है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात इन तमाम विषयों पर हमारे साथ जरूर साझा करें और पर्दे के पीछे की हलचल से अपडेट रहने के लिए कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।